स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में, जिसमें हम इस्लामिक वर्ल्ड की अहम खबरें लेकर आप तक आते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। आज की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ईरानी आर्मी के हीरो IRGC कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की, जिन्हें ईरान विरोधी रुख के लिए पहचाना जाता है। पोम्पियो ने हाल ही में सऊदी अरब के अल अरेबिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक बार फिर ईरान के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ईरानी सिस्टम के खिलाफ जहर उगलते हुए पोम्पियो ने कहा कि वहाँ की गवर्नमेंट पर धर्म का चोगा ओढ़े लोगों का कब्जा है, जिनका मकसद अमेरिका और इजराइल को तबाह करना है। वेस्टर्न एशिया के बारे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना करते हुए पोम्पियो ने कहा कि हम जानते हैं कि ईरान क्या है, वो अमेरिका और इजराइल को बर्बाद करना चाहता है। पोम्पियो ने कहा कि हमें ईरान के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए, हमें उनका परमाणु कार्यक्रम भी धीमा करने के बदले उन्हें पैसे नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वो अमेरिकी सरकार में होते तो ईरान को पैसा नहीं मिलने देते। उन्होंने ईरान पर एक और झूठा आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ईरान दुनिया भर में आतंकी संगठनों को पैसा पहुंचा रहा है। पोम्पियो ने आगे कहा कि वो ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर झूठ बोलता हो उससे बात क्यों की जाए। पोम्पियो ने ईरान पर NPT के उल्लंघन का आरोप लगाया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस बारे में ईरान को क्लीन चिट दे रखी है। इसके बावजूद उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया। ये भी जान लेना ज़रूरी है कि 1968 में परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर किए गए थे। परमाणु शक्ति वाले 5 देशों USA, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन समेत 191 देशों ने इस संधि पर दस्तखत किए हैं। पश्चिमी एशियाई क्षेत्रों में इजराइल अकेला परमाणु शक्ति संपन्न देश है, लेकिन उसने अभी तक NPT पर दस्तखत नहीं किए हैं। अमेरिका के इस पूर्व अधिकारी माइक पोम्पियो ने आरोप लगाते हुए कहा कि ईरान परमाणु समझौते से निकलने की घटना को एक दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन NPT अभी अपनी जगह बाकी है और ये भी साफ हो चुका है कि ये रूस और चीन हैं जो इस समझौते पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। पोम्पियो ने कहा कि ये बात लॉजिकल है कि अमेरिका समेत हमारे इलाके के सभी सहयोगी ये भरोसा हासिल करें कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। सरदार सुलेमानी की हत्या के बारे में बात करते हुए पोम्पियो ने कहा कि हमसे कहा गया था अगर परमाणु समझौते से निकले तो हालात बिगड़ जाएंगे। अगर तेल अवीव से अमेरिकी एम्बेसी को खुद ट्रांसफ़र किया गया तो जंग छिड़ जाएगी, या अगर कासिम सुलेमानी पर हमला किया गया तो जंग की आग भड़क उठेगी। उन्होंने कहा कि हमने 1-2 नहीं बल्कि 3 काम किए और कुछ नहीं हुआ। अमेरिका के इस विदेश मंत्री ने बेबुनियाद दावा करते हुए कहा कि कासिम सुलेमानी 500 अमेरिकियों की हत्या की योजना बना रहे थे। हमारे पास मौका था कि इस योजना को नाकाम बना दें और हमने ये किया भी। हाल ही में सरदार सुलेमानी की बरसी के बाद पोम्पियो ने अमेरिकी सरकार से गुहार लगाते हुए अपनी और ट्रंप की सुरक्षा कड़ी किए जाने की मांग की थी, और उनका हालिया दिया गया इंटरव्यू इस बात का गवाह है कि अब तक डर उनके ऊपर तारी है। अगली खबर सीरिया से है, जहां सीरिया के विदेश मंत्री फैसल मिक़दाद ने सीरिया पर वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से लगाई गई पाबंदियों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर से सीरिया पर थोपी गई आर्थिक पाबंदियां रेफ्यूजीज़ की उनकी देश वापसी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई हैं। स्पुतनिक से बात करते हुए फैसल अल मिक़दाद ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में जीत के बाद दमिश्क की प्राथमिकता अब देश के विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था और देश बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करना है। सीरिया के विदेश मंत्री ने कहा कि दमिश्क जंग की वजह से विस्थापित हुए लोगों को फिर से बसाने के लिए बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि बिना किसी नियम और शर्त के रेफ्यूजी की वापसी वो चाहते हैं। उन्हें दावत देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये देश उन्हीं लोगों का है। मिक़दाद ने कहा कि सीरिया अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर अपने लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके लोगों की वतन वापसी शांति और अमन के साथ हो जाए। उन्होंने कहा कि सीरिया के खिलाफ अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ के एक तरफा और गैर कानूनी और गैर इंसानी प्रतिबंध सीरियन रेफ्यूजी की वतन वापसी की राह में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। ये देश नहीं चाहते हैं कि सीरिया के लोगों की सुरक्षित एवं शांति के साथ वतन वापसी हो, क्योंकि वो इसे एक सियासी हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। फैसल मिक़दाद ने वेस्टर्न कंट्रीज़ पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि ब्रुसेल्स सम्मेलन के दौरान पश्चिमी देशों ने जो पैसा सीरिया के लिए जमा किया वो आतंकवादी गुटों को दिया जाता रहा, जो लगातार सीरियाई लोगों और देश के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस बात का एक और साफ सबूत हाल ही में दमिश्क एयरपोर्ट पर हुए हमले हैं, जिस पर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने निंदा का एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि इन हमलों में गैर सैन्य अड्डों और देश के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया था। अगली खबर इराक़ से है, जहां आयतुल्ला सिस्तानी के ज़रिए ISIS के ख़िलाफ़ दिए गए फतवे की सालगिरह पर करबला में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। करबला में हो रहे इस प्रोग्राम में आयतुल्ला सिस्तानी के प्रतिनिधि अहमद साफ़ी ने भी हिस्सा लिया। सैयद अहमद साफ़ी ने आयतुल्ला सिस्तानी की तरफ से जारी किए गए जिहाद किफ़ाई के फतवे का जिक्र करते हुए कहा कि इस फतवे ने पूरे इराक़ को एकता की डोर में बांध दिया। आयतुल्ला सिस्तानी के इस एक फतवे ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। सैयद अहमद साफ़ी ने कहा कि मरजैयत देश के हालात पर बारीकी से नज़र रखे हुए है और कई अहम मुद्दों पर आयतुल्ला सिस्तानी की तरफ से लोगों और ज़िम्मेदार अधिकारियों को आगाह भी किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस्लामी उम्मा मरजैयत की तरफ से जारी किए गए बयान पर ध्यान न दे तो साजिशों के दलदल में फंस जाएगी। सैयद अहमद साफ़ी ने कहा कि जिहाद किफ़ाई का फतवा देने का फ़ैसला एक तारीख़ी और राष्ट्रीय और दीनी फरीज़ा था और इस फतवे से पहले इराक़ बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इस एक फतवे ने पूरे देश को एकता की डोर में पिरो दिया। आयतुल्ला सिस्तानी के इस फतवे और इसके नतीजे में हशदुश्शाबी के गठन के 8 साल पूरे होने पर इराक़ के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कहा कि आयतुल्ला सिस्तानी के एक फतवे ने इराक़ की हार को जीत में बदलते हुए देश को सरफराज किया था। राष्ट्रपति बरहम सालेही ने भी इस फतवे को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बताते हुए कहा था कि देश को बचाने का यही एकमात्र रास्ता था। अगली खबर इलाके में लगातार साजिशें और प्रोपेगेंडा रच रहे तुर्की की है। इराक़ और सीरिया जैसे पड़ोसी देशों के खिलाफ तुर्की की लगातार अतिक्रमणकारी हरकतों की वजह से एक बार फिर ये इलाका सुलगता हुआ नज़र आ रहा है। दमिश्क की तरफ से तुर्की के लिए कड़े तेवर अपनाए जाने के बाद ही इराक़ में भी तुर्की की अतिक्रमण नीतियों के खिलाफ विरोध के कड़े स्वर उभरने लगे हैं। ISIS के खिलाफ संघर्ष में अहम किरदार निभाने वाले इराक़ के सशस्त्र दल हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने इराक़ में तुर्की की फ़ौजी कार्रवाई की निंदा करते हुए इस देश की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने कहा कि तुर्की को याद रखना चाहिए कि इराक़ की जनता के प्रतिरोध ने अतिक्रमणकारी अमेरिका को यहाँ से अपमानित होकर भागने पर मजबूर किया है। हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने बयान जारी करते हुए कहा कि इराक़ पर तुर्की के लगातार हमले सिर्फ ये नहीं कि इस देश की संप्रभुता का उल्लंघन है, बल्कि ये इराक़ की जनता का अपमान भी है। तुर्की की हरकतों पर इराक़ सरकार की ओर से कोई प्रभावी कदम न उठाए जाने पर हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने कहा कि बगदाद ने तुर्की की हरकतों पर चुप्पी साधने के अलावा कुछ भी नहीं किया है और उसकी वजह यह है कि बगदाद सरकार कुछ राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई है और इन दलों के साथ बगदाद सरकार की प्रतिबद्धता के कारण तुर्की इराक़ के खिलाफ अपनी अतिक्रमणकारी नीतियों को जारी रखे हुए है। हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने कहा कि तुर्की इराक़ी जनता के खिलाफ जघन्य अपराध कर रहा है। ये फुरात और दजला के पानी पर इराक़ के अधिकारों के भी अनदेखी कर रहा है। वो ना अच्छा पड़ोसी साबित हो रहा है और ना ही इराक़ की संप्रभुता का सम्मान कर रहा है। उन्होंने कहा कि तुर्की अपनी इन हरकतों से तभी रुक सकता है जब इराक़ में उसकी सुरक्षा, आर्थिक एवं कारोबारी हित खतरे में पड़ जाएं। हिजबुल्लाह ब्रिगेड ने कहा कि इराक़ की जनता तुर्की के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए तैयार है। उसे अमेरिका से सीखना चाहिए कि किस तरह वो इराक़ की जनता के प्रतिरोध के आगे अपमानित होकर इराक़ छोड़ने पर मजबूर हुआ। अगली खबर अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ की दूत ने कहा है कि अफ़गानिस्तान समस्या का एकमात्र हल राजनीतिक सहयोग है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद अहम है। विश्व समुदाय को चाहिए कि अफ़गानिस्तान को न भूलें। अफ़गानिस्तान मामलों में यूनाइटेड नेशंस की दूत डेबोरे लायंस का अफ़गानिस्तान में कार्यकाल ख़त्म हो गया है। उन्होंने अफ़गानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के दूत की हैसियत से अपने अंतिम बयान में कहा कि मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि एक महिला होते हुए मुझे मार्च 2020 में अफ़गानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र का विशेष प्रतिनिधि चुना गया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बहुत कठिन है कि वो अपनी अफ़गान बहनों को इस हाल में छोड़कर जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो महिला हैं और उनका दर्द समझती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा दिल उन महिलाओं के लिए धड़क रहा है जिन्हें उनके घरों में कैद कर दिया गया है। साथ ही वो अफ़गानिस्तान की उन लाखों बच्चियों के लिए भी दर्द महसूस कर रही हैं जिन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब बात है कि अफ़गानिस्तान की मदद करने का मौका है, लेकिन आधी से ज़्यादा जनता को उनके घरों में कैद कर दिया गया है। लायंस ने कहा कि अफ़गानिस्तान इंटरनेशनल समुदाय के लिए बहुत अहम है
और इसे नहीं भूला जाना चाहिए। लायंस ने अपने बयान के एक हिस्से में तालिबान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच दोहा समझौते का उल्लेख करते हुए कहा कि समझौते पर दस्तखत के समय संयुक्त राष्ट्र की रणनीति ये थी कि जैसे भी मुमकिन हो इस वार्ता को सफल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए। फिलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।